नमस्ते। मैं मुकेश बंसल वित्तीय सलाहकार के रूप में आपको उन 10 गलतियों को इंडिकेट करना चाहता हूं जो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत ना करें। आज का समय बहुत कठिन है, सोच समझ कर काम करने का है, पूरी सावधानी बरतने का है। फिर भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को ज़िंदगी में बहुत हल्के में लेते हैं और उसी वजह से हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होने के आसार होते हैं। तो समझिए उन 10 गलतियों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में जिन्हें आपको नहीं करना है। सबसे पहली गलती है कि एक अच्छी योजना बनाने में विफलता। हम एक अच्छी योजना नहीं बना पाते, पैसा कमाते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, निवेश नहीं करते और अनडिफाइंड गोल्स को लेके हम जिंदगी में चलते हैं और उन गोल्स को पाने के लिए और वित्तीय स्थिरता प्राप्त अपने आप को देने के लिए हमें अपने जो लिमिटेड वित्तीय साधन है उनको यूज करने के लिए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत है। एक अच्छी योजना बनाएं, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करें तो एक कठिन समय पे आप बहुत आसानी से अपने फाइनेंशियल्स को बचा सकते हैं। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो सबसे बड़ी गलती है कि आपस में संवाद ना करना। जीवन साथी या साझेदार के पास अक्सर निवेश करने और पैसे की प्रबंधन की अलग अलग शैलियाँ होती है। इन मतभेदों पर सामने चर्चा करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा पैसों को लेकर हुए टकराव समग्र घरेलू वित्त को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहाँ तक कि रिश्ते में समस्या भी पैदा कर सकते हैं। फाइनेंशियल रूप से जीवन साथी को छोड़ना भी विनाशकारी हो सकता है और यदि दूसरा जीवन साथी पहले मर जाता है तो वित्तीय बैलेंस भी बिगड़ने के चांस होते हैं। लेकिन वित्तीय संचार जीवन साथी से परे होना चाहिए। आपको अपने बच्चों, विशेष रूप से वयस्क बच्चों के साथ वित्त पर चर्चा करनी चाहिए, फाइनेंस पर चर्चा करनी चाहिए, जो परिवार के धन का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों के साथ वित्त के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें अंततः आपकी और आपकी संपत्ति की देखभाल करनी ही पड़ेगी। तीसरी गलती जो हम करते हैं, इंश्योरेंस नहीं लेना। यह मान लेना कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं। अखबारों की सुर्खियों में ज़्यादातर लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि नकारात्मक वित्तीय परिणामों के साथ व्यक्तिगत तबाही या जीवन बदलने वाली घटनाएं किसी भी समय किसी के साथ भी हो सकती हैं। फिर भी परिवार नियमित रूप से इस तरह के आयोजनों के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहने में विफल रहते हैं। उदाहरण के लिए नौकरी छूट जाना या विकलांगता या दीर्घकालिक देखभाल बीमा नहीं करने की स्थिति में पर्याप्त इमरजेंसी नकद फंड नहीं होना। ऐसे समय के लिए हम जब से कमाना शुरू करें हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। चौथी गलती जो हम लोग कर सकते हैं और खासकर युवा, क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध प्रयोग। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना कुछ सामान्य से हो गया है, लेकिन अनावश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का यूज एक फैशन हो गया है। क्रेडिट कार्ड की ब्याज की दरें चार्ज की गई वस्तुओं की कीमत को बहुत अधिक महंगा कर देती हैं। क्रेडिट के आधार पर यह भी अधिक संभावना है कि आप जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करेंगे और अंततः आप भुगतान के लिए उस समय कठिनाई में आ जाते हैं जब पेमेंट आपका ड्यू होता है। सोच समझ के क्रेडिट कार्ड को यूज करें। पांचवी गलती जो हम लोग कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो है इमरजेंसी फंड को नहीं बनाना। कोविड-19 जैसी विपदा में हमें इमरजेंसी फंड की महत्वपूर्णता से अवगत कराया है, किंतु अभी कुछ लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में इमरजेंसी फंड को वो स्थान नहीं दे रहे जो उन्हें देना चाहिए। अर्थात अपनी पुरानी गलतियों से वो कुछ सीख नहीं रहे। इमरजेंसी फंड हमेशा मुसीबत के समय काम आता है जब हमारे पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है। हमें अपनी आय का 4 से 6 माह तक का इमरजेंसी फंड तैयार रखना चाहिए। छठी गलती जो हम कर सकते हैं, समय पर और नियमित निवेश नहीं करना। यदि आपका पैसा किसी भी माध्यम से आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप कभी भी काम करना बंद नहीं कर सकते। एक आरामदायक सेवानिवृत्ति के लिए नामित सेवानिवृत्ति खातों में मासिक योगदान करना, कर हटाए गए सेवानिवृत्ति खातों और आपके नियोक्ता प्रायोजित योजना का लाभ उठाएं। उस समय को समझें जब आप निवेश कर सकते हैं और आप कितना जोखिम वहन कर सकते हैं। यदि संभव हो तो अपने लक्ष्यों को मिलान के लिए एक योग्य वित्तीय सलाहकार से हमेशा सलाह लें। सातवीं गलती जो हम करते हैं, अक्सर अपने निवेश की वार्षिक रिव्यू नहीं करते। बहुत सारे लोग हैं
जो निवेश करके भूल जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने कहीं भी निवेश किया है, किसी भी योजना में निवेश किया है, तो उसको नियमित रूप से रिव्यू करें, अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ में, अपने फंड हाउस के साथ में, अपने सलाहकार के साथ में बैठें और समझें कि कौन सी योजना आपको रिटर्न दे रही है और नहीं दे रही है तो उसका क्या अल्टरनेट है। 8वीं गलती जो हम कर सकते हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग भी खुद ही करना। जैसे आप किसी रोग के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे आपको मकान बनाने के लिए फाइनेंशियल किसी आर्किटेक्ट की जरूरत होती है, वैसे ही दोस्तों समझें कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। आपकी फाइनेंशियल आउटगो और आउटफ्लो का प्रबंधन एक फाइनेंशियल एडवाइजर ही बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। हालांकि भारी फाइनेंशियल प्लानर के साथ काम करने के कई लाभ भी हैं, जैसे वो आपको आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से निष्पक्ष रूप से बताएगा कि आपको कहाँ निवेश करना है, आपके कर और आपकी देयता के बारे में आपको समझाएगा और आपको एक स्मार्ट निर्णय लेने में सहयोग करेगा। एक योग्य प्लानर जो आपकी पूरी वित्तीय तस्वीर को ध्यान में रखता है, वह निष्पक्ष तकनीकी सलाह आपको प्रदान कर सकता है। 9th मिस्टेक जो हम कर सकते हैं वो है टैक्स प्लानिंग को अनदेखा करना। 31 मार्च एक एक्सीडेंट नहीं है जो अचानक आ गई। आप अपनी टैक्स को कैलकुलेट करके रखें। एक वित्त वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल से ही अपनी प्लानिंग को चालू रखें। जो टैक्स देयता आपकी बनती है उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप उसको पे करते रहें, निवेश करते रहें। 31 मार्च में आते ही जैसे ही नियोक्ता आपसे कुछ टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचता है या आपसे प्रूफ मांगता है, आप हड़बड़ा जाते हैं और अनाप शनाप किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, किसी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। हम 31 मार्च को इंतजार करते हैं और एक मुश्त राशि ELSS, PPF, LIC में कहीं भी निवेश करते हैं और हमें ATC की छूट का फायदा लेना होता है। जबकि ELSS में निवेश हमेशा रेगुलर रूप से करना चाहिए, अर्थात सिप के माध्यम से करना चाहिए, जिसमें हम पे कभी भी कोई वित्तीय दबाव ना बने। और आखिरी मिस्टेक जो 10वीं है, अपने द्वारा किए गए निवेश में कोई नॉमिनी या जॉइंट होल्डर का ना होना। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी निवेश करें उसमें नॉमिनी या जॉइंट नेम को इंडिकेट करना ना भूलें। नॉमिनी व जॉइंट होल्डर को अपडेट करने के लिए आपको किसी भी संस्था में कोई भी शुल्क नहीं देना है। आपके बैंक में, आपके लॉकर में, आपके FD में, आपकी बैंक में, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में, आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में और आपकी लाइफ या बाइक या कार या हेल्थ इंश्योरेंस, आप सभी जगह अपना नॉमिनेशन फाइल करें किसी परिवार के सदस्य का और अपने स्पाउस के नाम पे जॉइंट नेम जरूर करें। दोस्तों, ये 10 गलतियाँ अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में नहीं की तो आप समझिए कि कोई भी आपदा काल हो और जीवन में कोई भी काल हो, आप एक फाइनेंशियल सक्सेसर के रूप में आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। नमस्ते।